यहाँ पर कमेंट दे दीजिएगा। हेलो, देख लीजिएगा आवाज, आवाज देख लीजिएगा। कल के बायोलॉजी का क्लास अपलोड नहीं है क्या? बायोलॉजी का कल का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। अपलोड हो गया है, अपलोड कर दिया है, आप जा कर के देखिए। आप लोग प्लेलिस्ट चेक नहीं करते हैं और मैसेज करते हैं कि अपलोड नहीं है। प्लेलिस्ट ओ कल का क्लास जो है चैप्टर नंबर 12 या 13 है। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा तो चैप्टर नंबर 13 है, तो बीच में आपको मिल जाएगा। अपलोड है। देखिए दिलकुश चौधरी आप ही में से बोल रहा है कि अपलोड है। ठीक है, अपलोड है। राकेश कुमार सिंह अपलोड है। हाँ जी, अपलोड है। जाकर के प्लेलिस्ट चेक कीजिए। चलिए, वीडियो डिलीट हो गया है। कोई वीडियो डिलीट नहीं हुआ है सनंत कुमार जी, कोई वीडियो डिलीट नहीं हुआ है। कोई वीडियो डिलीट नहीं हुआ है, अपलोड है, बीच में अपलोड है। अपलोड है। चलिए, तो अब हम लोग आ जाते हैं। हाँ, चीज़ों को ध्यान से देखता है नहीं और फिर चलिए ठीक है। आज जो है क्लास से संबंधित सभी प्रकार की सूचना सबसे पहले हम आपको दे देते हैं। क्लास से संबंधित सभी प्रकार की सूचना दे देने के बाद ही जो है आज हम आपको पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से क्लास से संबंधित सूचनाओं को जो है पढ़िएगा। ध्यान से क्लास से संबंधित सूचनाओं को जो है सबसे पहले आप सुनिएगा और उसके बाद फिर आप अपना जो भी करना होगा अपना करते रहिएगा। देखिए, महत्वपूर्ण सूचना। महत्वपूर्ण सूचना क्या है? तो महत्वपूर्ण सूचना जो है आपको यह है कि पिछले सप्ताह बुधवार को क्लास लेने के बाद जो है क्लास बंद हो गया था। अचानक किसी कारणवश बंद हो गया, जिस वजह से बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन आपका क्लास डिस्टर्ब रहा। फिर हम लोग जो है रविवार से कंटिन्यू पढ़ाना प्रारंभ किए आपको। रविवार को हम बिट्टू सर दोनों पढ़ाए, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को। आज बुधवार है, आज भी हम और बिट्टू सर दोनों आदमी पढ़ाएंगे। तो 4 दूना 8 क्लास टोटल हो गया। तो मतलब अब आपकी भरपाई जो है पूरी हो गई है। 3 दिन उधर और 3 दिन इधर,
इस सप्ताह में 6 दिन, 6 3 9 दिन हो गया, ठीक है, 6 3 9 दिन हो गया, तो 9 क्लास आपका होना चाहिए था। टोटल 8 क्लास जो है, आज मेरा और बिट्टू सर दोनों आदमी का क्लास होगा, तो टोटल 8 क्लास हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के इस सप्ताह की चीजों तक को हमने आपकी भरपाई कर दी, क्लास हमने आपको करवा दिया। बायो का पुराना वीडियो अपलोड है, न्यू वाला अपलोड कर दीजिए। इस बैच में राहुल कुमार जी, अगर आपने इस बैच में पढ़ा है तो इस बैच में जो पढ़ाया गया है वही वीडियो अपलोड है, कोई पुराना वीडियो अपलोड नहीं है, ठीक है राहुल कुमार जी। इस बैच में जो पढ़ाया गया है वही वीडियो अपलोड है, कोई पुराना वीडियो अपलोड नहीं है। इस बैच के जो छात्र हैं वो इस बात से अवगत हैं, समझ गए। बीच में उठ करके आने वाला होगा, तो ये चीज है। आज आपका हम क्लास लेंगे, मेरे बाद बिट्टू सर क्लास लेंगे, तो बिट्टू सर जो है बायोलॉजी खत्म कर देंगे। आज हम क्लास लेंगे, मेरे क्लास लेने के बाद जो है आपको बिट्टू सर क्लास लेंगे, और जब बिट्टू सर क्लास लेंगे तो बिट्टू सर जो है बायोलॉजी खत्म कर देंगे आज। मतलब 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है सर आज आपको करवा देंगे, और आज बायोलॉजी समाप्त करने की घोषणा सर आपको कर देंगे, ठीक है। अगली बात यह है कि बायोलॉजी आपका समाप्त हो गया। टोटल का टोटल जो है, टोटल का टोटल जो है बायोलॉजी में टोटल 18 चैप्टर है, और 18 चैप्टर में हर चैप्टर में जो है आपको ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। तो अब बायोलॉजी में जो टोटल 18 टॉपिक है, बायोलॉजी में जो टोटल 18 टॉपिक है, मतलब पूरा का पूरा जो बायोलॉजी है, पूरे 18 टॉपिक को अब आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, ठीक है, रिवीजन करना है। और आप सुन लीजिए, आज के बाद सरस्वती पूजा है, कल 26 जनवरी है, तो कल आपका क्लास नहीं है, सरस्वती पूजा का छुट्टी हो जाएगा आज के बाद, ठीक है। आज के बाद जो है सरस्वती पूजा का छुट्टी हो जाएगा, फिर आपका क्लास सोमवार से चलेगा, सोमवार से चलेगा यानी 30 जनवरी से चलेगा, सोमवार से चलेगा यानी 30 जनवरी से जो है पुनः आपका क्लास अपने समय अनुसार चलेगा। और पुनः जब आपका क्लास अपने समय अनुसार चलेगा तो ये ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों चलेगा। अभी तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ जो है ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन 30 जनवरी से जब क्लास शुरू होगा तो आपका क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में चलेगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में चलेगा। और अगली बात यह है कि 30 जनवरी यानी सोमवार को जब आपका क्लास होगा तो सोमवार को पूरे बायोलॉजी का टेस्ट होगा, सोमवार को पूरे बायोलॉजी का टेस्ट होगा। और इस बायोलॉजी के टेस्ट में जो लड़का टॉप करेंगे, इस बायोलॉजी के टेस्ट में जो लड़का टॉप करेंगे, पहला स्थान पर जो आएंगे उन्हें 1000 रुपया दिया जाएगा, सेकेंड स्थान पर जो आएंगे उन्हें 500 रुपया दिया जाएगा, और थर्ड स्थान पर जो आएंगे, थर्ड स्थान पर जो आएंगे उन्हें 200 रुपया दिया जाएगा, उन्हें जो है 200 रुपया दिया जाएगा। और फोर्थ स्थान पर जो आएंगे उन्हें 100 रुपया दिया जाएगा, और फिफ्थ स्थान पर जो आएंगे उन्हें 50 रुपया दिया जाएगा, फिफ्थ स्थान पर जो आएंगे उन्हें 50 रुपया दिया जाएगा। ये पुरस्कार की राशि है। आप सभी लोग जी जान लगाकर पूरे बायोलॉजी का रिवीजन कर जाइए, जी जान लगाकर पूरे बायोलॉजी का रिवीजन जो है आज के क्लास के बाद कर जाइए। इतना बार हम आपको बायोलॉजी का होमवर्क दिए हैं, सब चीज किए हैं, तो आप जो है ऑनलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा। ऑनलाइन वाले तो चोरी कर लेते हैं, ऑनलाइन वालों को कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग ऑफलाइन इस टेस्ट में भाग लेंगे, जो लोग ऑफलाइन इस टेस्ट में, ये पुरस्कार की राशि ऑफलाइन वालों के लिए है, ठीक है।
ये पुरस्कार की राशि जो है ऑफलाइन वालों के लिए है। और अगर कोई पटना में रहते हैं और आप अगर ऑनलाइन क्लास करते हैं, आप चाहते हैं कि बायोलॉजी का टेस्ट आकर के दे, तो आप निश्चित तौर पर जो है 30 जनवरी को पूरे बायोलॉजी का 10 से 12 एसआई बैच के छात्रों के लिए जो टेस्ट होने जा रहा है, उस टेस्ट में आप सभी लोग जो है शामिल होइए। ठीक है, उस टेस्ट में आप सभी लोग शामिल होइए। जो भी पटना में ऑनलाइन रहते हैं लोग, आकर के जो है आप टेस्ट दे सकते हैं। और जहां तक क्वेश्चन का सवाल है, नहीं, टेलीग्राम सब पर नहीं रहेगा, ऑनलाइन क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे, आप अपना बना लीजिएगा, आंसर भेज देंगे, आप अपना मिला लीजिएगा। और क्वेश्चन के विषय में हम आपको अवगत करवा दे कि बिट्टू सर के नोट में जो क्वेश्चन है ना, वहीं से क्वेश्चन रहेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। बिट्टू सर के नोट में जितना क्वेश्चन है वहीं से जो है आपको क्वेश्चन रहेगा। और टेस्ट किस टाइम होगा, टेस्ट के टाइम की अगर हम बात करें तो जो क्लास का टाइम है 10 से 12 ही टेस्ट का टाइम होगा। जो क्लास का टाइम है 10 से 12, टेस्ट का टाइम 10 से 12 ही होगा। 10 से 12 के बीच में टेस्ट को जो है करवा लिया जाएगा। तो पूरे बायोलॉजी का टेस्ट 30 जनवरी को सुबह में 10 बजे से, 30 जनवरी को सुबह में 10 बजे से होगा। और 1 to 5 तक को जो है सम्मानित किया जाएगा। इसमें कोई लड़का लड़की नहीं किया जाएगा कि लड़का को अलग, 5 गो लड़का अलग, 5 गो लड़की अलग, नहीं, ऐसी कोई बात जो है आपको नहीं की जाएगी। बल्कि ओवरऑल लड़का लड़की सबको तो एक समान पढ़ाए हैं। ऐसा थोड़े है कि लड़का को ज्यादा पढ़ा दिए उसके रूम पर जाकर के बिट्टू सर, और लड़की को कम पढ़ाए हैं, ऐसी बात नहीं है। क्लास में सभी को एक समान पढ़ाया गया है। तो टॉप 5 लड़का लड़की टोटल में से टॉप 5 चुना जाएगा और टॉप 5 को जो है ये दिया जाएगा। क्लास से संबंधित ये महत्वपूर्ण सूचना थी, और क्लास से संबंधित ये महत्वपूर्ण सूचना हमने आपको दे दिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहेगा, और टोटल 18 चैप्टर से आएगा। हाँ, टॉपर को कितना आएगा इतना हम आपको क्लास में बता देंगे कि टॉपर को कितना आया है। ज्योग्राफी का रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करवा दीजिए, कोई बात नहीं है, अरे आपको पढ़ा देंगे। रिकॉर्डेड बोल रहे हैं तो हम अपलोड भी करवा देंगे, पढ़ा भी देंगे। ऑफलाइन क्वेश्चन आउट कर देगा, कोई ऑफलाइन क्वेश्चन आउट नहीं करेगा। क्वेश्चन सब चीज हम स्वयं के इसमें देखते हैं। बायोलॉजी के बाद आप लोग क्या चाहते हैं, बोलिए। बायोलॉजी के बाद आप लोग क्या चाहते हैं, फिजिक्स शुरू करवाएं या केमिस्ट्री? हाँ, इसमें ओनली बायो से क्वेश्चन रहेगा। केमिस्ट्री, 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 फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, पॉलिटी, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मैक्सिमम लोग केमिस्ट्री बोल रहे हैं, कुछ लोग फिजिक्स भी बोल रहे हैं, कुछ लोग पॉलिटी भी बोल रहे हैं, इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग केमिस्ट्री बोल रहे हैं। केमिस्ट्री की शुरुआत करवाते हैं आपके बैच में। और जैसे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का नोट हम आपको नया दे रहे हैं, केमिस्ट्री का भी नोट जो है आपको नया मिल सकता है। और चैप्टर वाइज ही केमिस्ट्री का नोट मिलेगा, और चैप्टर वाइज केमिस्ट्री का नोट जो है आपको नया मिल सकता है, नया मिल सकता है। और जो पुराना नोट अभी मार्केट में वायरल है, पुराना नोट, वो नोट चेंज होगा और उसमें बहुत सारी चीजें जो है आपको ऐड किया जाएगा, बहुत सारी चीजें जो है आपको उसमें ऐड किया जाएगा। चलिए, मैक्सिमम लोग केमिस्ट्री बोल रहे हैं तो केमिस्ट्री की शुरुआत करवा देंगे। ठीक है, जब छुट्टी के बाद, आज पढ़ाने के बाद छुट्टी दे देंगे, छुट्टी के बाद जब क्लास साइंस का शुरू होगा तो केमिस्ट्री प्रारंभ करवा देंगे, केमिस्ट्री। ठीक है, तो सब लोग जो है केमिस्ट्री कर लीजिएगा, केमिस्ट्री प्रारंभ करवा देंगे, सब लोग केमिस्ट्री कर लीजिएगा। ठीक है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री डन हुआ। केमिस्ट्री मैक्सिमम लोग केमिस्ट्री ही कह रहे हैं, केमिस्ट्री डन हुआ। केमिस्ट्री एकदम सर बिट्टू सर नए अंदाज में, नए तरीका से, नए कंटेंट के साथ जो है आपको पढ़ाएंगे।
ठीक है, केमिस्ट्री 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 डन हुआ। चलिए, तो अब सूचना सब दे दिए हैं। अब आइए, और सूचना देने के लिए ही आज थोड़ा सा क्लास जो है हम पहले प्रारंभ कर दिए, ताकि सूचना में थोड़ा टाइम चला जाता है। तो सूचना अब हो गया है। अब भाई जी लोग आ जाइए, अब हम लोग जो है पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। अब आप गौर कीजिएगा, कल के क्लास में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में हम आपको बता दिए थे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में बता दिए थे। पुर्तगाली के बाद आगे जो हमें देखना है, पुर्तगाली के बाद आगे हमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में देखना है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में हमें देखना है, ठीक है। अब आप चीजों को समझिएगा, चीजों को अब आप समझिएगा। देखिए, डच शुरू करने से पहले एक दो प्रश्न हम आपसे जानना चाहते हैं। आप एक दो प्रश्न का जो है जवाब दीजिए, ताकि हमको पता चल सके कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए, एक बात बताइएगा, एक बात बताइएगा, आप हमको समझ गए। एक बात आप हमको बताइएगा कि बंगाल, पश्चिम बंगाल के भीतर पुर्तगालियों ने समुद्री लूटपाट को लेकर, पश्चिम बंगाल के भीतर पुर्तगालियों ने समुद्री लूटपाट को लेकर किसे अपना एक केंद्र बिंदु बनाया था? किसे अपना एक केंद्र बिंदु बनाया था? किसे अपना एक केंद्र बिंदु बनाया था? क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, टेस्ट कोचिंग पे होगा। प्रियांशु प्रंजन कश्यप, हुगली। सुमित कुमार, हुगली। किशन कुमार, केमिस्ट्री बोल रहे हैं ये, हुगली। प्रेम सक्सेना, हुगली। प्रीति कुमारी, हुगली। आदित्या देव, हुगली। सचिदानंद, हुगली। पारसमणि, हुगली। छोटी सिंह, हुगली। चलिए ठीक है, हुगली। जो भी लोग बोले हुगली, सभी का सही उत्तर है। इसके बाद एक और क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा कि पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित, पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित जो आपको, पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित जो आपको कारखाना था, वह उत्पादन का केंद्र होता था या भंडारण का केंद्र होता था? उत्पादन का केंद्र होता था या भंडारण का केंद्र होता था? उत्पादन का केंद्र होता था या भंडारण का केंद्र होता था? थोड़ा सा बताइएगा आप हमको। भंडार, प्रियांशु प्रंजन कश्यप, भंडारण। स्वीटी कुमारी, प्रीति कुमारी, भंडारण, भंडारण का केंद्र होता था। प्रियांशु प्रंजन कश्यप काफी तेज लड़का लग रहा है, इसका कमेंट हमेशा पहले आ जाता है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं, अब पढ़ते हैं, मतलब आप लोग चीजों को पढ़ रहे हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए, डच किसे कहा जाता है? जैसे हम, आप, हम सभी भारत के रहने वाले लोग हैं, तो हम लोगों को हिंदुस्तानी कहा जाता है, भारतीय कहा जाता है, इंडियन कहा जाता है। तो हम भारत देश में जिस प्रकार से रहने वाले लोगों को भारतीय, इंडियन या हिंदुस्तानी कहा जाता है, उसी प्रकार से यूरोप महादेश में एक देश है, उस देश का नाम हॉलैंड है। और जो हॉलैंड है, हॉलैंड को ही आज के डेट में नीदरलैंड कहा जाता है। हॉलैंड को ही आज के डेट में नीदरलैंड कहा जाता है। हॉलैंड को ही आज के डेट में क्या कहा जाता है? नीदरलैंड, नीदरलैंड कहा जाता है। तो
यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो है मानचित्र है। इस मानचित्र को अगर आप थोड़ा जूम करेंगे तो इस मानचित्र को अगर आप जूम करेंगे तो देखिए आपको ये वाला पार्ट मिल रहा है। ये जो है यहां पर नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, देख सकते हैं आप नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी। ये फ्रांस है और ये जर्मनी है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में उत्तरी भाग में यहां पर एक छोटा सा देश है, यहां पर एक छोटा सा देश है नीदरलैंड। यहां पर एक छोटा सा देश है नीदरलैंड और ब्रिटेन ये है। देखिए ये ब्रिटेन है और ये नीदरलैंड है, दोनों एक दूसरे के नजदीक है। तो ये जो रेड कलर से हमने पूरा का पूरा जो है भर दिया है, ये आपको नीदरलैंड है। कौन देश है? नीदरलैंड। नीदरलैंड, नीदरलैंड। नीदरलैंड को ही पहले हॉलैंड भी कहा जाता था। नीदरलैंड को ही पहले क्या कहा जाता था? हॉलैंड कहा जाता था। जो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी होते थे उसे ही डच कहा जाता था। जो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी होते थे, नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को ही डच कहा जाता था। तो नीदरलैंड या हॉलैंड में भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने को लेकर जो कंपनी स्थापित हुई, उस कंपनी को ही इतिहास में डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। यह बात आपका क्लियर हो गया होगा, यह बात जो है आपका क्लियर हो गया होगा। अब चीजों को आप समझिएगा कि डच आखिरकार भारत के साथ व्यापार करने को प्रेरित क्यों हुए? डच आखिरकार भारत के साथ व्यापार करने को प्रेरित क्यों हुए? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हो गई थी। पुर्तगाली 1503 में कोचीन में व्यापारिक कोठी खोलकर व्यापार करना प्रारंभ कर दिया था। पुर्तगाली जो 1503 ईस्वी से ही भारत के साथ व्यापार करना प्रारंभ कर दिया था, उस व्यापार में पुर्तगालियों को काफी ज्यादा मुनाफा प्राप्त हुआ। पुर्तगालियों को काफी ज्यादा मुनाफा प्राप्त हुआ। पुर्तगालियों को जो काफी ज्यादा मुनाफा प्राप्त हुआ, ये डचों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। डचों को लगा कि जब पुर्तगाली लोग भारत के साथ व्यापार करके इतना अधिक मुनाफा कमा रहा है, तो हम भी भारत के साथ व्यापार करके मुनाफा कमा सकते हैं। और 1580 ईस्वी की घटना को आप याद कीजिए। कल के सेशन में हम आपको बताए थे 1580 ईस्वी में क्या हुआ था। 1580 ईस्वी में स्पेन ने पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया। 1580 ईस्वी में जब स्पेन ने पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया, तो अब पुर्तगाली शक्तियां काफी कमजोर पड़ गई थी। पुर्तगाली शक्तियां काफी कमजोर पड़ गई थी और भारत के भीतर 1580 ईस्वी के बाद जो पुर्तगाली शक्तियां काफी कमजोर पड़ गई थी, उस कमजोर पड़ गई शक्ति के स्थान पर ही डचों ने पुर्तगाली को दबाने के साथ साथ अपनी शक्ति को उजागर करने का काम किया। यानी एक प्रकार से आप यह बात कह सकते हैं
कि पुर्तगालियों की शक्ति को छीन करने में, पुर्तगालियों की शक्ति को कम करने में, पुर्तगाली की शक्ति को कम करने में डचों का योगदान है, डचों का योगदान है। और पुर्तगाली साम्राज्य, पुर्तगाली साम्राज्य के स्थान पर ही जो है आपको, पुर्तगाली साम्राज्य के स्थान पर ही जो है आपको डचों ने अपने आप को भारत में स्थापित किया था, डचों ने अपने आप को भारत में स्थापित किया था। और प्रथम डच यात्री था कॉर्नेलियन हाउटमैन, जो भारत की यात्रा किया था। प्रथम डच यात्री कॉर्नेलियन हाउटमैन था, जिन्होंने भारत की यात्रा की। कॉर्नेलियन हाउटमैन ने भारत की यात्रा, कॉर्नेलियन हाउटमैन ने भारत की यात्रा 1596 ईस्वी में की, 1596 ईस्वी में की। नोट को अगर आप देखेंगे तो नोट में 1595 लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से नोट में जो है इसको आप 1596 कर लीजिएगा, नोट में इसको जो है आप 1596 कर लीजिएगा, 1596 कर लीजिएगा। और जब कॉर्नेलियन हाउटमैन ने भारत की यात्रा की, भारत की यात्रा करने के बाद कॉर्नेलियन हाउटमैन ने नीदरलैंड पहुंचकर वहां की सरकार को भारत की व्यापार से अवगत करवाया। भारत की व्यापार से अवगत करवाने के बाद नीदरलैंड की सरकार को लगा कि नहीं, भारत के साथ व्यापार मुनाफे का सौदा होगा। और जब नीदरलैंड की सरकार को यह लगा कि भारत के साथ व्यापार मुनाफे का सौदा होगा, लाभ का सौदा होगा, लाभ का सौदा होगा, इसलिए नीदरलैंड की संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया। और नीदरलैंड की संसद ने जो प्रस्ताव पारित किया, उस प्रस्ताव के आधार पर ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उस प्रस्ताव के आधार पर ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और जो 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, इस कंपनी को संचालित करने के लिए, इस कंपनी को संचालित करने के लिए 17 सदस्यीय एक व्यापारिक मंडल का गठन किया गया था। व्यापारिक मंडल का गठन किया गया था, मतलब 17 सदस्यीय व्यापारिक मंडल का गठन किया गया था। मतलब 17 सदस्य, 17 व्यक्ति मिलकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का काम करती, चलाने का काम करती। जैसे आपके संस्थान ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी को हम और बिट्टू सर मिलकर चलाते हैं। कुछ सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, कुछ सब्जेक्ट बिट्टू सर पढ़ाते हैं। मतलब ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी 2 व्यक्ति से मिलकर बना है, रोशन आनंद और बिट्टू झा।
उसी प्रकार से डच ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए 17 लोगों का एक टीम बनाया गया और वही 17 लोग मिलकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का काम करती, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का काम करती, जिस कारण डच ईस्ट इंडिया कंपनी को जेंटलमैन 17 भी नाम दिया गया है। 17 जेंटलमैन 17, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को जेंटलमैन 17, जेंटलमैन 17 भी नाम दिया गया है, जेंटलमैन 17 भी नाम दिया गया है। और नीदरलैंड की संसद ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ, भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ, भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ 21 वर्षों तक 21 वर्षों तक 21 वर्षों तक व्यापार करने का, युद्ध करने का, संधि करने का, किला बनाने का तमाम प्रकार के अधिकार दिए, तमाम प्रकार के अधिकार दिए, सभी अधिकार दिए। तो नीदरलैंड की संसद ने प्रारंभिक दिनों में, प्रारंभिक दौर में मात्र 21 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार डच ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया। लेकिन जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी से नीदरलैंड को मुनाफा होने लगा तो फिर उसको जो है उस डेट को एक्सटेंड करता गया। और ध्यान रहे कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना 1602 ईस्वी में हुई है, 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वेरिंग दे ऑस्ट इंडसे कंपनी के नाम से हुआ। 1602 ईस्वी में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वेरिंग दे ऑस्ट इंडसे कंपनी, सोलह सौ 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वेरिंग दे ऑस्ट इंडसे कंपनी के नाम से हुआ। और ध्यान रहे नीदरलैंड के भीतर सिर्फ डच ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच वेस्ट इंडिया कंपनी, वेरिंग दे ऑस्टे कंपनी, ये तमाम प्रकार की कंपनियां थी, ये तमाम प्रकार की कंपनियां थी। और नीदरलैंड के भीतर जो तमाम प्रकार की कंपनियां थी, उन तमाम प्रकार की कंपनियों को, नीदरलैंड के भीतर जो तमाम प्रकार की कंपनियां थी, उन बेरिंग दे ऑस्ट इंडसे कंपनी कहा जाता है। सर डिस्कशन में गलत भी लिखा रहता है, डिस्कशन में गलत भी लिखा रहता है। अब एकाध गो हो सकता है, देखिए वो भी कोई स्टूडेंट ही लिखता है, क्लास में जो हम बोलते हैं वही लिखा जाता है, तो एकाध गो हो सकता है थोड़ा बहुत एरर, हम देख लेते हैं, उसको समझा देते हैं, एरर ना रहे, समझ गए। तो एकाध गो हो सकता है गलती से,
ह्यूमन एरर उसको आप मान करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए यहां पे। तो नीदरलैंड के भीतर वेरिंग दे ऑस्ट इंडसे कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच वेस्ट इंडिया कंपनी, ये कई सारी कंपनियां थी। तो जो ये कई सारी कंपनियां थी, इन सभी कंपनियों को बाद में जाकर मिला दिया गया। इन सभी कंपनियों को बाद में जाकर मिला दिया गया, और इन सभी कंपनियों को बाद में जाकर जब मिला दिया गया तो उसे नाम दिया गया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। तो अब आप चीजों को समझिएगा। जब आपको स्थापना हुई थी कंपनी की तो उसका नाम था वेरिंग दे ऑस्ट इंडसे कंपनी। वेरिंग दे ऑस्ट इंडसे कंपनी ही बाद में जाकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाया, और बाद में जाकर कई सारी कंपनियों को डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मर्ज कर दिया गया, और कई सारी कंपनियों को जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मर्ज कर दिया गया तो फिर इस कंपनी को नाम दिया गया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। तो प्रश्न में वेरिंग दे ऑस्ट इंडसे कंपनी हो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, या फिर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड हो, सभी को एक ही कंपनी मान करके चलना है। और सभी का स्थापना वर्ष अगर हम कहें तो सभी का स्थापना वर्ष हम लोग 1602 ईस्वी कह सकते हैं। 1602 1602 ईस्वी कितना कह सकते हैं? 1602 यानी 1602 ईस्वी कह सकते हैं, 1602 ईस्वी। तो स्पेशली जो है एसएससी, बिहार दरोगा इस प्रकार का काम नहीं करता है। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, ये सब जो है नाम में फंसाता है, सीधा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नहीं देगा। देखिए, अगर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूछेगा, कोई भी विद्यार्थी मार देगा 1602, लेकिन वहीं पर अगर पूछ देगा वेरिंग दे ऑस्ट इंडसे कंपनी की स्थापना कब हुई है, तो थोड़ा सा विद्यार्थी का दिमाग चकराएगा कि क्या होगा, ये कहां से आ गया। फिर वहीं पे पूछ देगा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, तो फिर विद्यार्थी का दिमाग थोड़ा और चकराएगा। तो तीनों एक ही बात है, तीनों अलग अलग बात नहीं है। तीनों की स्थापना 1602 ईस्वी ही हम मान करके चल सकते हैं। क्लियर? इस प्रकार डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो डचों ने भी यही प्रयास किया कि हमें भी पुर्तगालियों की भांति मसाला का व्यापार करना है, क्योंकि डच पुर्तगाली से प्रेरित होकर ही भारत की ओर आए थे और पुर्तगालियों को मसाला के व्यापार में मुनाफा हो रहा था। तो डच भी यही चाह रहा था कि हम मसालों का व्यापार करके मुनाफा कमाएं। और जब डचों का भारत आगमन हुआ, डचों के भारत आगमन के बाद डच और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, डच और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1602 ईस्वी में एक युद्ध हुआ है, जिस युद्ध को इतिहास में बेरम का युद्ध कहा जाता है। जिस युद्ध को इतिहास में बेरम का युद्ध कहा जाता है, बेरम का युद्ध कहा जाता है। और यह जो बेरम का युद्ध है, बेरम के युद्ध में डचों की जीत हुई, पुर्तगाली की हार हुई। बेरम के युद्ध में डचों की जीत
और पुर्तगाली की हार होने के बाद डचों ने यह सोचा कि अभी हम उस स्थिति में नहीं है कि पुर्तगाली का भारत से सफाया कर दे। भले ही डच पुर्तगाली को बेरम के युद्ध में 1602 ईस्वी में पराजित कर दिए, लेकिन फिर भी डचों को अपना औकात पता था, अपनी क्षमता पता थी कि हम क्या हैं, हम पुर्तगाली को कहां तक क्षति पहुंचा सकते हैं, कहां तक क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। तो डचों ने यह सोचा कि जो भारत है, भारत में दो तट है, ये आपको पूर्वी तट है और ये आपको पश्चिमी तट है। ये आपको क्या है? पश्चिमी तट। पश्चिमी तट है और ये आपको पूर्वी तट है। ये आपको पूर्वी तट है। पश्चिमी तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं, और पूर्वी तट को हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। पूर्वी तट को हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। तो डचों ने यह सोचा कि क्यों ना हम पुर्तगाली को बिना क्षति पहुंचाए, क्यों ना हम पुर्तगाली को बिना क्षति पहुंचाए, पुर्तगाली से झगड़ा मोल लिए बिना अपने व्यापार को भारत में स्थापित कर ले। तो डचों ने यह देखा कि पुर्तगाली लोग जो है भारत के पश्चिमी तट पर है, भारत के पश्चिमी तट पर है। अगर हम पश्चिमी तट को छोड़ देंगे तो फिर पुर्तगालियों से कोई झगड़ा मोल लेना नहीं है। तो डचों ने अपनी दूरदर्शिता का प्रयोग करते हुए पुर्तगालियों से बिना झगड़ा मोल लिए हुए, पुर्तगालियों से बिना झगड़ा मोल लिए हुए डचों ने पूर्वी तट को अपना व्यापारिक केंद्र बिंदु बनाया। पूर्वी तट को अपना व्यापारिक केंद्र बिंदु बनाया। पूर्वी तट को अपना व्यापारिक केंद्र बिंदु बनाया, व्यापारिक केंद्र बिंदु बनाया। यानी डचों ने अपने आप को कोरोमंडल तट पर मजबूत किया, कोरोमंडल तट पर मजबूत किया। और ध्यान रहे, यहां पर एक बात और आपको ध्यान रहे कि जब आप विश्व मानचित्र पर आएंगे, इसको छोटा कैसे करेंगे? अच्छा, हो जाएगा। चलिए, जब आप विश्व मानचित्र पर आएंगे तो आपको भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में यहां पर इंडोनेशिया मिलेगा। भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में यहां पर इंडोनेशिया मिलेगा, इंडोनेशिया। डचों ने भारत के पूर्वी तट यानी कोरोमंडल तट और इंडोनेशिया को अपने व्यापार का केंद्र बिंदु बनाया। इंडोनेशिया। तो डचों की अगर हम बात करें तो डचों ने भारत के पूर्वी तट, भारत के पूर्वी तट यानी कोरोमंडल तट और इंडोनेशिया को
अपने व्यापार का केंद्र बिंदु बनाया। जिस प्रकार से भारतीय राज्य केरल मसालों के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बिंदु हुआ करता था, उसी प्रकार से इंडोनेशिया भी मसालों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हुआ करता था। और इंडोनेशिया में एक जगह था बाटबिया को ही डचों ने अपना मुख्यालय नगर बनाया था। डचों ने पुर्तगालियों से झोल ना हो इसको लेकर भारत के बजाय इंडोनेशिया को अपने व्यापार का केंद्र बिंदु बनाया। इंडोनेशिया को अपने व्यापार का केंद्र बिंदु बनाया। और भारत में जो डचों का व्यापार होता था, भारत में डचों का व्यापार बहुत व्यापक स्तर पर नहीं फैल पाया। भारत में अगर किसी यूरोपीय कंपनी का व्यापार सबसे ज्यादा और सबसे अधिक और व्यापक स्तर पर फैल पाया है तो वह है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावे अन्य यूरोपीय कंपनी भारत में बहुत ज्यादा अपने व्यापार को विस्तारित करने में असफल ही रही। और डचों की भी हम बात करें तो डच भी भारत में सफल नहीं हो पाए। आंशिक सफलता डचों को भारत में मिली है, पूर्णतः सफलता डचों को भारतवर्ष में नहीं मिली है। आंशिक सफलता लेकिन डचों को भारतवर्ष में निश्चित तौर पर मिली है। डच ने जो अपना मुख्य केंद्र बिंदु बनाया था वह इंडोनेशिया को बनाया था। और भारत में जो डचों का व्यापार होता था वह इंडोनेशिया के प्रति ही जिम्मेदार था। डचों ने भारत में अपनी व्यापारिक कोठी सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला। डचों ने 1605 ईस्वी में अपनी पहली व्यापारिक कोठी भारतवर्ष में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला। और फिर भारत में व्यापार करने लगे। भारत के साथ मसालों के व्यापार के साथ साथ डचों ने सूती वस्त्र का भी व्यापार करना प्रारंभ किया। सूती वस्त्र का भी व्यापार करना प्रारंभ किया। और डचों की हम बात करें तो डच ही प्रथम यूरोपीय कंपनी है जिसने सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाया। सूती वस्त्र को भारत से निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय जो है डचों को ही जाता है। डच इस प्रकार से भारत में व्यापारिक कोठी खोलकर व्यापार करना प्रारंभ किया। और जो डच थे धीरे धीरे पुलिकट में, चिंसूरा में, मछलीपट्टनम में
नागपट्टनम में, ओडिशा में, तमाम जगहों पर अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करने का काम डचों ने किया। लेकिन डचों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना अगर करना पड़ा है, डचों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो वह आपको अंग्रेजों से करना पड़ा, अंग्रेजों से। क्योंकि आप याद कीजिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हो गई। अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी 1608 में खोली, सूरत में खोली, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई, और डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोली। तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी था और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, दोनों लगभग कुछ ही वर्षों के अंतराल पर भारत आए, व्यापारिक कोठी खोले और व्यापार करना प्रारंभ किया। तो डचों को सबसे ज्यादा परेशान अगर किसी कंपनी ने किया है तो वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को डच सरकार के द्वारा संचालित किया जाता था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राइवेट लोगों के द्वारा संचालित किया जाता था। तो यहां पर प्राइवेट और सरकारी शब्द का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं? जैसे एजुकेशन, आप छात्र हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप शिक्षा ले रहे हैं, आप जानकारी ले रहे हैं हमसे। एजुकेशन, आप स्वयं इस बात को सोच करके देखिएगा। बिहार, आप बिहार के होंगे या उत्तर प्रदेश के होंगे या झारखंड के होंगे या मध्य प्रदेश के होंगे, सामान्य तौर पर यही 4-5 राज्य का स्टूडेंट हमसे पढ़ता है। तो आप इन राज्यों में शिक्षा की व्यवस्था को देखिए। प्राइवेट शिक्षा, प्राइवेट एजुकेशन बेहतर है या गवर्नमेंट एजुकेशन, सरकारी शिक्षा बेहतर है? क्या बेहतर है? प्राइवेट एजुकेशन बेहतर है या गवर्नमेंट एजुकेशन बेहतर है? तो आपके अंदर से यह आवाज आएगा कि प्राइवेट शिक्षा बेहतर है। अगर गवर्नमेंट शिक्षा बेहतर होती तो फिर आप हमसे पढ़ नहीं रहे होते, बल्कि स्कूल में, कॉलेज में आपको इतना पढ़ा दिया जाता कि आपको हमसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मतलब हम क्या कह सकते हैं? हम ये जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम ये, हाँ, पुलीकट में दूसरा कोठी खोला था प्राइवेट, चलिए ठीक है, आप लोग भी प्राइवेट बोल रहे हैं। प्राइवेट ठीक है, प्राइवेट, चलिए बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी था, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो डच था और जो ब्रिटिश था, ये सरकारी कंपनी था ये, और ये प्राइवेट कंपनी था। सरकार की अनुमति के बिना डच कुछ नहीं कर सकता था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ नहीं कर सकता था। और सरकार का काम कितना लेट लतीफा होता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी समय के अनुकूल, परिस्थितियों के अनुकूल निर्णय तुरंत ले लेता है, तुरंत निर्णय ले लेता है और तुरंत निर्णय लेकर के काम करना शुरू कर देता है। तो आप स्वयं इस बात को समझिए कि दोनों में बेहतर कंपनी कौन रही होगी। तो स्वाभाविक सी बात है, ब्रिटिश रही होगी। धीरे धीरे ब्रिटिशों ने अपने आप को भारत में इस काबिल बना लिया, अपनी जड़ को इतनी मजबूत कर लिया
कि ब्रिटिशों को हिलाने वाला कोई नहीं रहा, ब्रिटिशों को हिलाने वाला कोई नहीं रहा। और जब ब्रिटिशों को हिलाने वाला कोई नहीं रहा तो फिर ब्रिटिशों ने 1759 ब्रिटिशों ने 1759 ईस्वी में बंगाल के चिंसुड़ा के बेदरा नामक स्थान पर, बंगाल के चिंसुड़ा के बेदरा नामक स्थान पर, बेदरा नामक स्थान पर डचों के साथ युद्ध लड़ा, जिस युद्ध को इतिहास में बेदरा का युद्ध कहा जाता है, जिस युद्ध को इतिहास में बेदरा का युद्ध कहा जाता है, जिस युद्ध को इतिहास में बेदरा का युद्ध कहा जाता है। और जो बेदरा का युद्ध है, बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी से 1759 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। और जो यह युद्ध हुआ, इस युद्ध में डचों की हार हुई, ब्रिटिशों की जीत हुई, और इस युद्ध से ही भारत में डचों का पतन हो गया, इस युद्ध से ही भारत में डचों का पतन हो गया। तो अगर आप पुर्तगालियों के पतन को देखेंगे तो पुर्तगालियों का भारत से पतन करने में, पुर्तगालियों के पतन के लिए हद तक डच जिम्मेदार है, पुर्तगालियों के पतन के लिए हद तक डच जिम्मेदार है, और डचों के पतन के लिए हद तक ब्रिटिश जिम्मेदार है, हद तक जो है ब्रिटिश जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? ब्रिटिश जिम्मेदार है। मतलब इन यूरोपीय कंपनियों के बीच भी बहुत ज्यादा आपसी प्रतिस्पर्धा थी, बहुत ज्यादा आपसी प्रतिस्पर्धा थी। और फिर ये यूरोपीय कंपनी धीरे धीरे आपस में ही लड़ने कटने मरने लगा। और जब सभी यूरोपीय कंपनी आपस में ही लड़ने कटने मरने लगा तो उन यूरोपीय कंपनियों में, जैसे हमने आपको मुगल काल पढ़ाया है, तो विशेष तौर पर जो है जहांगीर के निधन होने के बाद उसके पुत्र आपस में लड़ने झगड़ने लगे। शाहजहां फिर जो है आपको जहांगीर के बाद ये चीज हुआ, फिर जहांगीर के बाद शाहजहां बादशाह बने। शाहजहां के पुत्र तो शाहजहां के जीवित रहते ही बादशाह बनने को लेकर आपस में लड़ने झगड़ने लगे। और आप याद कीजिए, बहादुरगढ़ का युद्ध, देवराय का युद्ध, खाजबा का युद्ध, यह सब युद्ध याद है, उत्तराधिकारी का युद्ध है। हमने आपके बैच में पढ़ाया है ये सब बात। और उस उत्तराधिकारी के युद्ध को याद रखने का ट्रिक भी हम आपको बताए हुए थे। बाग सा खदेरा, सबसे पहले बहादुरगढ़ का युद्ध, फिर धर्मट का युद्ध, स से सामूगढ़ का युद्ध, खाजबा का युद्ध, देवराय का युद्ध, ये सभी उत्तराधिकारी के युद्ध थे। उन उत्तराधिकारी के युद्ध में शाहजहां के सभी पुत्र आपस में लड़ झगड़ रहे थे और अंतिम रूप से जीत औरंगजेब की हुई और बादशाह औरंगजेब बन गए। उसी प्रकार से जितनी भी यूरोपीय कंपनियां थी, वे यूरोपीय कंपनियां आपस में लड़ने झगड़ने लगी, एक दूसरे को बाहर करने लगी, और सबसे शक्तिशाली बनकर उभर गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब सबसे शक्तिशाली बनकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उभर गई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से अन्य यूरोपीय कंपनियों को ही बाहर नहीं किया, बल्कि भारत में अपनी प्रभुसत्ता को भी स्थापित किया, बल्कि भारत में अपनी प्रभुसत्ता को भी स्थापित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। भारत को गुलाम बनाया, भारत पर शासन किया, भारत के लोगों को कहा कि आप असभ्य हैं, आपको कुछ आता नहीं है, ईश्वर ने हमें आपकी सेवा के लिए भेजा है, आपको बेहतर बनाने के लिए भेजा है। ये सब बात कह कह के जो है अंग्रेज लगभग 200 वर्षों तक हम भारतीयों के ऊपर शासन करने का काम किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी आपका खत्म हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपका खत्म हुआ। अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो हमें पढ़ना है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो हमें पढ़ना है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो हमें पढ़ना है वह क्या है? आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, लेकिन उससे पहले नोट में एक दो एरर है, तो नोट में जो एक दो एरर है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग यहां आ जाएंगे। समझ गए? तो एक बार जो है इसको प्रिसाइज कर लेते हैं, संक्षेपित कर लेते हैं, ताकि चीज आपके दिमाग में जो है चला जाए। किला का नाम है, किला का नाम है विक्रम सिंह जी, किला का नाम है। चिंसुरा में वो डच वो किला बनाया था, उसको विशेष नाम दिया था गुस्तवासु। चलिए एक बार इसको ये करवा देते, प्रिसाइज करवा देते हैं। हाँ याद करवा दे रहे हैं, चिंता नहीं करना है। चलिए, नीदरलैंड के निवासी को क्या कहा जाता है? डच। नीदरलैंड के निवासी को क्या कहा जाता है? डच। प्रथम डच यात्री कौन था? कॉर्नेलियन हाउटमैन। प्रथम डच यात्री कौन था? कॉर्नेलियन हाउटमैन। कॉर्नेलियन हाउटमैन ने भारत की यात्रा कब की है? 1596 में। कब की है? 1596 में। 1596 में की है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1602 में। अब जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसे क्या कहा जाता था? वेरिंग दे ऑस्ट इंडसे कंपनी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसे क्या कहा जाता था? वेरिंग दे ऑस्ट इंडसे कंपनी। वेरिंग दे ऑस्ट इंडसे कंपनी ही बाद में क्या कहलाई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ही बाद में क्या कहलाई? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों के लिए भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया गया था? 21 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 21 वर्षों के लिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मंडल में कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे? 17। कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे? 17। जिस वजह से इसे क्या कहा जाता है? 17 जेंटलमैन। किस यूरोपीय कंपनी को 17 जेंटलमैन की भी संज्ञा दी जाती है? किस यूरोपीय कंपनी को 17 जेंटलमैन की संज्ञा दी जाती है? तो हम लोग क्या कह सकते हैं? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या कह सकते हैं? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या कह सकते हैं? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। किस यूरोपीय कंपनी को जेंटलमैन 17 की संज्ञा दी जाती है? डच। और बेरम का युद्ध कब हुआ है? 1602 में। बेरम का युद्ध कब हुआ है? 1602 में। किसके किसके बीच? डच और पुर्तगाली। डच और पुर्तगाली। किसकी जीत हुई है? डच की जीत हुई है। किसकी जीत हुई है? डच की जीत हुई है। आगे, डचों ने अपना मुख्यालय कहां बनाया? इंडोनेशिया। कहां बनाया? इंडोनेशिया। भारत में जो डचों का व्यापार था वह किसके प्रति जिम्मेवार था? इंडोनेशिया के प्रति जिम्मेवार था। डचों ने अपने आप को पूर्वी तट पर स्थापित किया या पश्चिमी तट पर? तो डचों ने अपने आप को पूर्वी तट पर स्थापित किया। पूर्वी तट यानी कोरोमंडल तट। डचों ने अपने आप को किस तट पर स्थापित किया? पूर्वी तट यानी कोरोमंडल तट। और सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु किसने बनाया? तो सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु डचों ने बनाया। सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु किसने बनाया? डचों ने बनाया। किसने बनाया? डचों ने बनाया। आगे, डचों का पतन किस युद्ध से हुआ है? तो डचों का पतन जो है बेदरा के युद्ध से हुआ है। बेदरा बंगाल में पड़ता है, बंगाल के चिंसुरा में पड़ता है। डचों का पतन किस युद्ध से हुआ है? बेदरा के युद्ध से हुआ है। किस युद्ध से हुआ है? बेदरा के युद्ध से। बेदरा का युद्ध कब हुआ है? 1759। 1759 ईस्वी में हुआ है। किसके किसके बीच? डच और ब्रिटिश। डच और ब्रिटिश। डचों को भारत से बाहर किसने किया? ब्रिटिशों ने किया। डचों को भारत से बाहर किसने किया? ब्रिटिशों ने किया। पुर्तगाली को भारत से बाहर किसने किया? डचों ने किया। पुर्तगाली को भारत से बाहर किसने किया? डचों ने किया। ठीक है। अब इसके बाद डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब खोली? 1605 में। कहां खोली? आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में। आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में। ठीक है, चलिए याद हो गया होगा। अब थोड़ा नोट में जो है थोड़ा सही कीजिएगा, और कुछ चीज जो है नोट में एक दो पॉइंट हम आपको लिखा भी देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नोट खोलिए। नोट खोलिए, नोट खोलिए और नोट खोल करके जो है सही कीजिएगा। नोट में आप पहला पॉइंट पे जाइएगा। नोट में आप पहला पॉइंट पे जाइएगा। पहला पॉइंट पे चले गए? पहला पॉइंट पे चले गए? चलिए, पहला पॉइंट में है 1595। 1595 की जगह 1596 कर लीजिए। 1596 में प्रथम डच यात्री हाउटमैन भारत आया। ठीक है, आगे
65 लाख गिल्डार जो है ना, अगर हम गिल्डार की बात करें तो जो गिल्डार है, गिल्डार जो है आपको राशि है, जैसे रुपया है ना, हो रुपया है ना, वैसे ही। इसके बाद जो है आप थोड़ा सा चीजों को आगे देखिएगा, कौन सा पॉइंट है ये, रुकिए 1 मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10वां पॉइंट में डचों ने दूसरी कोठी 1610 में पुलिकट में स्थापित किया। पुलिकट के कोष्ठ में उड़ीसा है, उड़ीसा को काट लीजिएगा। दसवां पॉइंट में डचों ने दूसरी कोठी 1610 में पुलिकट में स्थापित किया। पुलिकट ठीक है, उड़ीसा नहीं आंध्र प्रदेश होगा, उड़ीसा नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश होगा, उड़ीसा नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश होगा। बाद बाकी सब सही है, ठीक है, बाद बाकी सब सही है। नहीं, एसआई कमलराज दीपांकर 1592 नहीं होगा। 1-2 पॉइंट लिखिए अब। एक दो पॉइंट लिखिएगा और एक दो पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट, भारत से वस्त्र को निर्यात का वस्तु, भारत से वस्त्र को निर्यात का वस्तु, भारत से वस्त्र को निर्यात का वस्तु, भारत से वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। भारत से वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। भारत से वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। भारत से वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। भारत से वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। फुल स्टॉप। एक और पॉइंट, डचों ने इंडोनेशिया के बाटविया को अपना मुख्यालय नगर बनाया था। डचों ने इंडोनेशिया के बाटविया को डचों ने इंडोनेशिया के बाटविया को इंडोनेशिया के बाटविया को अपना मुख्यालय नगर बनाया। चलिए ठीक है। इसके बाद जो है शहर है, संस्थापक है, मूल निवासी है, महाद्वीप है, खोजकर्ता है। ठीक है, तो ई जो है हम आपको पढ़ाते हुए जो है हसन रजा पुर्तगाली में अल्मीडा वाला दूसरा पॉइंट चेक कर लीजिएगा। हाँ, दूसरा वाला पॉइंट में ये होगा कि थोड़ा सा आप लोग और नोट पलटिएगा तो एक बार छोड़िए ने क्या है, उससे क्या मतलब है, छोड़िए। पुलिकट आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है।
हाँ जी, फ्रांसीसी कैसे न पढ़ाएंगे, क्या बात करते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी पढ़ाएंगे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं पढ़ाएंगे ऐसा कैसे हो सकता है, हे भगवान। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी आपको पढ़ाया जाएगा, समझ गए। अब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी तो नोट में है ही है, तो फ्रांसीसी कैसे न पढ़ाएंगे, सब चीज पढ़ाएंगे जी। हसन रजा पुर्तगाली में, हाँ पलटिएगा थोड़ा सा, देखते हैं, हम देख रहे हैं। इसने मिस्र, गुजरात एवं तुर्की के संयुक्त सेना को पराजित किया। इसके कार्यकाल में पुर्तगाली हिंद महासागर के नौसैन्य शक्ति में सर्वोच्च हो गए थे। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए थे कि जो है आपको क्या कहते हैं, आपको हम ये बात बताए थे कि जो है जो अल्मीरा था वो चोल के युद्ध में पराजित भी हुआ था, और फिर उसके बाद जो है उन लोगों को पराजित भी किया था। दोनों बात है, दोनों प्रकार की बात है। चोल के युद्ध में पराजित हुआ था, बाद में जाकर के जो है एक एक करके उन लोगों को पराजित भी किया था, तब ना जाकर के हिंद महासागर पर कब्जा किया, और जब हिंद महासागर पर कब्जा किया तो उसे हिंद महासागर का स्वामी कहा जाने लगा। चिंसुड़ा बंगाल में है जी, हे भगवान। हम क्लास लेक्चर के दौरान हर बात बोलते हैं लेकिन आप लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। चिंसुड़ा बंगाल में है। चिंसुड़ा बंगाल में, ठीक है। चलिए इतना बात समझ में आ गया। नहीं, जो हम बोल रहे हैं 1502 बोले हैं, 1502 ही होगा। 1502 बोले हैं मतलब 1502 ही होगा, ठीक है। 1502 स्पेक्ट्रम में बहुत डाटा एरर है रोशन जी, स्पेक्ट्रम में बहुत डाटा एरर है। शहर और संस्थापक, हे भगवान इसमें हम क्या बताएं। अब एक बात बताइए, बंबई के संस्थापक गेराल लंगियार थे, फिर जो है कलकत्ता के संस्थापक जॉब चारनाक थे, मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे थे, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की है, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की है। तो ये सब चीज तो आपको याद करना है, समझ गए। ये सब चीज जो है आपको याद करना है, समझ गए। हाँ स्पेक्ट्रम में है उससे क्या मतलब है, अरे आप लोग तो एक बुक को पकड़ करके बैठ जाते हैं, इसमें ई लिखा हुआ यही सही होगा, नहीं, उससे भी ऑथेंटिक सोर्स से हम आपको बता रहे हैं कि जो है आपको 1502 होगा, ठीक है। 1502 होगा जो हम आपको बता रहे हैं, हम सब बुक को देख करके ही जो है आपको चीजों को नोट में लिखते हैं, समझ गए। ऐसा थोड़े है कि हम अपने मन से इसमें लिख देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपने मन से नहीं लिखते हैं, बल्कि किताब ही देख करके जो है हम आपको बताते हैं, लिखाते हैं। तो इसमें जो है नोट में आगे आपको शहर संस्थापक मूल्यवासी महाद्वीप और खोजकर्ता, इसको जो है आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी तो अब छोड़िए, अब इससे आगे जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के बाद आपका क्लास बंद हो रहा है, सरस्वती पूजा है कल, सरस्वती पूजा का छुट्टी है। अब सोमवार से, सीधे सोमवार से क्लास होगा, और सोमवार को सबसे पहले आपका बायोलॉजी का टेस्ट होगा। बहुत सारा बुक हम देखते हैं, समझ गए, बहुत सारा बुक देखते हैं। ये देखिए ना, ये वाला बुक देखिए ना आपको, ये वाला यानी अभी जो बनाए हैं, ये किसी, समझ गए। कोई भी बुक अच्छा नहीं होता है, सब बुक नहीं तो अच्छा होता है। चोल का युद्ध 1508 में हुआ था, हे भगवान, 1508 में हुआ था, 1508 में हुआ था। मंजीत कुमार सिंह जी 1508, 1508।
सब चीज हम आपके लिए सोच रहे हैं, ठीक है। इससे आगे अगले क्लास में मिलेंगे अब ब्रिटिश, ठीक है। 12 बजे से आपका बायोलॉजी का क्लास है, धन्यवाद। 12 बजे से बायोलॉजी का क्लास है, धन्यवाद। ठीक है, चंदन बिन जी देखते हैं हम, धन्यवाद।